हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और हम लोगों ने नए तरीके से कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस तो हम करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा स्टैटिक कंप्लीट हो। प्रीवियस ईयर तो कंप्लीट हो ही रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन स्टैटिक के भी कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं किसका? ज्योग्राफी का। ठीक है, आज हम ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किससे जोड़ता है? तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो किससे जोड़ता है? ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे एक मिनट। तो ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर जो है वो किससे जोड़ रहा है? तो ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर किससे जोड़ता है? आइजोल से कन्याकुमारी, या आइजोल को मुंबई से, या पोरबंदर को गुवाहाटी से, या पोरबंदर को सिलचर से। तो ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर है, भारत गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का निर्माण कर रहा है, जिससे आप ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ सारे हर एक शहर तक कनेक्टिविटी पहुंचाने का, और भारत के चारों कोनों को आपस में जोड़ देने का। तो ये जो कनेक्टिविटी है वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी जोड़ रही है। तो ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किससे जोड़ेगा? तो ये होगा 1 का डी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? 1 का डी, कि पोरबंदर को सिलचर से जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? पोरबंदर को सिलचर से जोड़ने वाला है ईस्ट वेस्ट जो आपका कॉरिडोर, ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। एक मिनट, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लें। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो उत्तर पूर्व में पूर्व और पश्चिम गलियारा श्री रामपुर से शुरू होता है और सिलचर पर समाप्त होता है। ध्यान रखना, कहाँ शुरू होगा? श्री रामपुर से शुरू होगा और सिलचर पर समाप्त होगा। इस परियोजना का लक्ष्य जो है ना, श्री रामपुर तथा सिलचर के बीच 4 लेन विभाजित राजमार्ग के माध्यम से शेष भारत के साथ उत्तर पूर्व क्षेत्र की कनेक्टिविटी को सुधार करना है। तो जो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी है उसमें सुधार करना है। और ये गलियारा असम से आगे नहीं जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको कि ये गलियारा भी हाल फिलहाल में तो असम से आगे नहीं जा रहा है। इसके और संबंधित और तथ्य देख लेते हैं हम कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, इन्होंने 24 अक्टूबर 1998 को उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम गलियारे की निर्माण की घोषणा की थी। तो एग्जाम में कभी आया कि किसने घोषणा करी थी, किसके समय हुआ था? तो ये वाजपेयी जी ने सपना देखा था 1998 में। और उसके बाद क्या हुआ कि 18 बिंदुओं पर काम शुरू हुआ। 18 बिंदुओं पर काम शुरू हुआ था और प्रधानमंत्री ने 6 जनवरी 1999 को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। तो आधारशिला कब रखी गई थी? 1999 में। अब आप देख सकते हैं कि भारत में किस प्रकार से विकास कार्य चलते हैं, मतलब किस तरीके से कितना लेट हो जाता है। वहीं अगर आप भारत की तुलना चाइना से करेंगे तो चाइना बहुत आगे है इन सब में। वो एक साल बहुत मुश्किल से होता है ये सारा बना के तैयार कर देते। हम 1999 में इसकी आधारशिला रखते हैं और अब जाके कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है वो। तो NH-27 असम से पश्चिम बंगाल कौन कौन से राज्यों से गुजरता है? तो NH-27 है जो पूर्व पश्चिम गलियारा हमारा, वो असम से पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तक जाता है। तो कभी कभी ना ये जो आपके राज्य हैं वो दे देते हैं कि किस किस राज्य से गुजरा हुआ है ये। तो सबसे पहले असम से बंगाल, बंगाल से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात तक जाता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3507 किलोमीटर है। तो इसको भी ध्यान रखना। तो ये हमारे कुछ स्टैटिक फैक्चुअल पॉइंट भी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हर एक एग्जाम के लिए। तो इसके लिए भी क्योंकि ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि केंद्रीय जल परिवहन जो निगम है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है, हुबली में है, नोएडा में है, या गुवाहाटी में है? तो जल्दी से बताएंगे कि जल परिवहन निगम का जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में, हुबली में, नोएडा में, या गुवाहाटी में? बताइए कहाँ पर है? तो यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है। वैसे इसका जो मुख्यालय है ना वो कलकत्ता में है। केंद्रीय जल परिवहन निगम का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है? एक मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर है आपका? कोलकाता में है। कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसका जो मुख्यालय है आपका कोलकाता में है। तो ध्यान रखेंगे इसको, ये थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है। तो इस तरीके से तो केंद्रीय जल परिवहन निगम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो आपका कोलकाता में है। तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ना बेंगलुरु में, हुबली, नोएडा, गुवाहाटी इन सब में नहीं है। तो ये सब काट देना। तो कोलकाता में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम की स्थापना 1967 में की गई थी। ध्यान रखना। और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। तो 1967 में की गई थी। और कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1956 के अधिनियम के तहत की गई थी। अब यहाँ पर इसका नोट डाउन है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। तो बाई ऑप्शन में इसका नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से पढ़ेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में है। आगे देखते हैं कि CIWTC का नोडल मंत्रालय, इसका जो मंत्रालय है, नोडल मंत्रालय वो कौन है? जहाजरानी मंत्रालय। तो इससे संबंधित जो तथ्य हैं वो भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वर्तमान में देश भर में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो देश भर में ना इस समय वर्तमान में 111
111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्चुअल पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। भारत में सबसे छोटा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कौन सा है? ये आपका है राष्ट्रीय जलमार्ग 69। तो सबसे छोटा अगर राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें तो ये आपका कौन सा है? ये आपका जलमार्ग 69, जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 5 किलोमीटर लंबा है। और ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु से गुजरता है। तो ध्यान रखेंगे सबसे छोटा कहाँ पर है? जलमार्ग 69 है और 5 किलोमीटर मात्र है और तमिलनाडु से गुजरता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1000 वर्ग किलोमीटर में पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो 1000 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर बात कर रहा है और पक्की सड़कों की लंबाई किस राज्य में है? तो 90 बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। पक्की सड़कों की लंबाई किस राज्य में है? पक्की सड़कों की अधिक लंबाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अधिक लंबाई की। ठीक है, तो अधिक लंबाई सबसे ज़्यादा किस पे है? तो बिहार में है, हरियाणा में है, पंजाब में है या बंगाल में है? तो जल्दी बताएंगे। तो 1000 वर्ग किलोमीटर की जो पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई है तो वो कहाँ पर है? आपकी पंजाब में है। तो इसको ध्यान रखेंगे, 3 का सी राइट आंसर होगा। और इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं हम कि भारत का रोड नेटवर्क, भारत के अगर रोड नेटवर्क की बात करते हैं तो दूसरा वर्ल्ड में क्या है? दूसरे सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। तो कमेंट करके बताओ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रोड नेटवर्क है वो किस देश का है? तो भारत का जो रोड नेटवर्क है वो वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। अब इसकी लंबाई कितनी है? 43,20,000 किलोमीटर है इसकी लंबाई। लगभग लंबाई की बात करते हैं 43,020 किलोमीटर है। 2000 ठीक है, कितना है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 43,20,000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारतीय सड़क नेटवर्क में 1000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे, अब 1000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे है। 79,243 किलोमीटर आपका नेशनल हाईवे है। 1,31,899 किलोमीटर स्टेट हाईवे है और अन्य प्रमुख जिलों में ग्रामीण सड़कें शामिल हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ NH की बात कर लेते हैं, नेशनल हाईवे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो NH44 कहाँ पर है? ये सड़क श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। NH44 के बारे में ध्यान रखना, श्रीनगर से कन्याकुमारी है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 है। NH44 इसको ध्यान रखेंगे। अब इसकी लंबाई कितनी है? 3,745 किलोमीटर है। NH44 सड़क 11 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 11 राज्यों से होकर गुजरती है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी वीडियो हो जाएगा लेकिन इसको देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, 11 राज्यों से होकर गुजरती है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग को हम नेशनल हाईवे बोलते हैं। और कौन से रंग, अब जब भी राष्ट्रीय राजमार्ग होगा तो ध्यान रखना वहाँ पर पीले रंग की मील का पत्थर होगा। कितना? ये मील के पत्थर के बारे में पूछ देते हैं कि पीले रंग का मील का पत्थर दर्शाता है राष्ट्रीय राजमार्ग को। ठीक है, और भारत में 1,36,440 किलोमीटर है लगभग। अब आप जो स्टेट हाईवे है उनके बारे में बात करते हैं। वो हरे रंग का मील के पत्थर होता है वहाँ पर। किस रंग का होता है? हरे रंग का मील का पत्थर होता है। 1,76,000 है, हमारे यहाँ 818 स्टेट हाईवे है। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट हाईवे किस रंग में दर्शाता है? तो काले रंग के मील के पत्थर जहाँ भी आपको दिख जाए आप समझना कि ये डिस्ट्रिक्ट हाईवे है। किसके, कौन सा हाईवे है? डिस्ट्रिक्ट हाईवे। और ये 6,32,000 किलोमीटर है भारत में, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर ग्रामीण सड़क की बात करें तो ये नारंगी रंग के जो मील के पत्थर होते हैं वो उससे शो होता है और ये 45,45,000 किलोमीटर है भारत में। सीमांत सड़क की बात करें तो ये 21,000 जो सीमाओं पर है 21,410 किलोमीटर है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट है। आगे हम देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH47A है। ठीक है, ध्यान रखना 6 किलोमीटर का है मात्र, सबसे छोटा। सबसे ऊंची सड़क का नाम क्या है? हमारा उमलिंगला। ठीक है, उमलिंगला सड़क है। जल्दी से कमेंट करके बताओ उमलिंगला सड़क किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, इस राज्य में स्थित है। अगला है कि भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा पक्की सड़क कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में 15,436 किलोमीटर पक्की सड़क है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़क कहाँ पर, सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें कहाँ पर है? उड़ीसा में, इसको भी ध्यान रखेंगे। और भारत में सर्वाधिक ग्रामीण सड़कें कितनी है? 45,35,511 किलोमीटर है। तो सारे का सारा फैक्चुअल डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया कि सारी चीज़ों को एक ही में कंपाइल कर दिया है। तो इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगला हम देखते हैं कुछ नेशनल हाईवे के बारे में। हम देख लेते हैं कि नेशनल हाईवे 1 जो है ना वो कहाँ से गुजरता है? ये नेशनल हाईवे जो 1 है ये आपका दिल्ली से होकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेशनल हाईवे 2 कहाँ है? ये दिल्ली से होकर कलकत्ता तक जाता है। नेशनल हाईवे 27 जो है ना ये गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाती है, जो मैंने बताया था अभी हाल में कि जो आपका पूरा पश्चिम कॉरिडोर है। ठीक है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहला कौन सा है? 44, पहला कौन सा था? ठीक है, सड़क की लंबाई लगभग 35,000। ये NH27 सड़क 7 राज्यों, और ये NH27 सड़क जो ना 7 राज्यों से गुजरती है। देखो ये सारे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं नेशनल हाईवे से। अगला हम देखते हैं नेशनल हाईवे जो 19 है, ये सड़क कहाँ से जाती है? दिल्ली से कलकत्ता जाती है। 16 जो नेशनल हाईवे वो चेन्नई से कलकत्ता जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के ही हिस्से हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला हम देखते हैं यहाँ पर कि नेशनल हाईवे जो 48 है ये सड़क दिल्ली से चेन्नई तक जाती है। ठीक है,
भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपको पता चल गया होगा। पहला कौन सा है, सब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की बात करते हैं हम। दूसरा कौन सा है, NH27, और तीसरा कौन सा है, NH48। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं NH52। तो NH52 ये सड़क पंजाब के सिंगरूर से कर्नाटक तक जाती है, इसको भी ध्यान रखेंगे, कहाँ तक, पंजाब के सिंगरूर से कर्नाटक। NH3 जो है ना, ये उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश तक जाता है। NH6 जो है मेघालय, असम और मिजोरम को आपस में जोड़ता है। और NH47 ये सड़क कोच्चि से वेलिंगटन तक है। ये सड़क भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि भारत के 3 सबसे बड़े जो नेशनल हाईवेज हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। भारत की जो सबसे छोटा हाईवे है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है। इस तरीके से हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम्स में हमारी तैयारी भी पक्की हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि तेल एवं गैस, प्राकृतिक गैस कहाँ मिलती है? अंडमान निकोबार में मिलती है, गंगा बेसिन में मिलती है, लक्षद्वीप बेसिन में मिलती है, या सौराष्ट्र या कच्छ बेसिन में मिलती है। तो तेल और प्राकृतिक गैस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर मिलता है? तो ये आपका भारत में लक्षद्वीप बेसिन में मिलता है। इस समय खोज हुई तो अधिक मात्रा में मिलता है। तो 4 का C इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम इससे संबंधित फैक्चुअल पॉइंट देख लेते हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक आंकड़े जारी किया है अभी हाल में कि देश का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान रहा है। तो भारत में जो सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य पिछले कुछ वर्षों से कौन रहा है? राजस्थान रहा है। गुजरात इस मामले में दूसरे नंबर पर है, जबकि तीसरे नंबर पर असम है। तो ध्यान रखो, टॉप 3 राज्य जो पेट्रोलियम उत्पादन के मामले में इस समय वो कौन कौन से हैं? राजस्थान है, गुजरात दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर कौन है? असम। प्राकृतिक गैस देखो, 4 प्राकृतिक जो गैस होती है, 4 प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। अब गैसों के मिश्रण से बनी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम कि कहाँ गया, ठीक है, जिनमें से सभी की आणविक संरचना अलग अलग होती है। इस मिश्रण में मुख्य रूप से मीथेन होता है, जो इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन के साथ 70-90% प्राकृतिक गैस बनाता है। तो ध्यान रखेंगे 4 प्रकार की होती हैं, आणविक संरचनाएं सबकी अलग अलग होती है, और इसमें क्या होता है? मेनली मीथेन होता है, और मीथेन के साथ जो इथेन और ब्यूटेन के साथ प्रोपेन, इथेन ब्यूटेन के साथ 70 और 90% प्राकृतिक गैस के रूप में बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। थोड़ा और देखते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि 1626 में फ्रांसीसी खोजकर्ता द्वारा अमेरिका में प्राकृतिक गैस की खोज की गई थी, जिन्होंने देखा कि मूल अमेरिकी जो इरी झील से सबसे पहले कहाँ से आइडिया आया था कि इरी झील से रिसने वाली गैसों को जला रहे थे। तो उन्होंने देखा जो मूल अमेरिकी थी ना, वो इरी झील जो थी अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है, उससे रिसने वाली जो गैसों को जला रहे थे। 100 वर्ष से अधिक के बाद क्या हुआ कि 1785 में ब्रिटेन की जो प्राकृतिक गैस के उपयोग का व्यवसायीकरण करने वाला पहला देश बना। तो प्राकृतिक गैस के उपयोग का व्यवसायीकरण सबसे पहले किसने किया था? वो ब्रिटेन ने किया था, जिसका उपयोग करता प्रकाश स्तंभों और स्ट्रीट लाइटों को ईंधन देने के लिए किया जाता था। सबसे पहले इसका यूज़ कहाँ हुआ था? प्रकाश स्तंभ, जैसे आपका होते ना लाइट हाउस होते हैं, उसमें किया जाता था, और स्ट्रीट लाइटों में इसका यूज़ किया जाने लगा। आगे हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो सबसे पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका है, फिर चाइना है, उसके बाद भारत दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा उपभोक्ता है इसका प्राकृतिक गैस का, ठीक है, कच्चे तेल का, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का उपभोक्ता कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि प्राकृतिक गैस का उपभोक्ता कौन सा देश है। भारत में कौन सा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो बंदरगाह के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो पहले है हमारा कोची, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है ना, वो कौन सा है? पहले नंबर पे हमारा कोची, दूसरे नंबर पे है हमारा मंगलौर, तीसरे पे मुंबई, और चौथे पे विशाखापट्टनम। तो प्राकृतिक बंदरगाह के बारे में बात कर रहे हैं, और ये है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम। तो 5 का D इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए संबंधित तथ्य देख लेते हैं थोड़े से कि भारत में इस समय वर्तमान में 13 प्रमुख और 200 छोटे क्या हैं, और मध्यम, छोटे तथा मध्यम जो आपके अधिसूचित बंदरगाह हैं। तो कितने हैं? प्रमुख 13 हैं और 200 छोटे हैं। आगे हम बात करते हैं मुंबई बंदरगाह। ये आकार और शिपिंग यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो मुंबई जो ना भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह भारत का सबसे पहला बंदरगाह है। तो अगर पूछा जाए कभी भी कि भारत का सबसे पहला बंदरगाह कौन सा था, तो कांडला बंदरगाह भारत का सबसे पहला बंदरगाह है। अब बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, भारत का सबसे छोटा समुद्री बंदरगाह है। तो भारत का सबसे छोटा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? ये है आपका पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चेन्नई बंदरगाह, ये आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा है? यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम है, ध्यान रखेंगे इसको कि चेन्नई बंदरगाह भारत का दूसरा सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू नावा शोभा जिसे बोलते हैं, कहाँ पड़ता है? ये मुंबई में, वो सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर कौन सा है आपका? ये आपका चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ का है? चीन के संगाई। तो चीन के संगाई में दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत के कृत्रिम बंदरगाह के बारे में देख लेते हैं, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो ये आपका
कांडला हो गया, कांडला हो गया, मंगलौर हो गया, चेन्नई हो गया और हल्दिया हो गया। ये चारों के चारों आपके क्या हैं, ये भारत के क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है, तो इनको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विशाखापट्टनम देश का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, वो विशाखापट्टनम है। और ये देश का सबसे गहरा बंदरगाह भी है, तो सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी है और प्राकृतिक भी है, तो तीनों चीज़ें हैं, ध्यान रखो, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में है, हुबली में है, हैदराबाद में है या सिकंदराबाद में। तो दक्षिण मध्य रेलवे की यहाँ पर बात कर रहा है, तो जल्दी से बताएंगे दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या ये बेंगलोर में है, क्या हुबली में है, क्या हैदराबाद में है, सिकंदराबाद में। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, सिकंदराबाद में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, सिकंदराबाद में। इससे संबंधित चीज़ें हम देख लेते हैं, क्या है कि आ गया, ठीक है, कि देश में पहली ट्रेन आज से लगभग 170 साल पहले 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई थी, ठीक है। देश में पहली ट्रेन तत्कालीन मुंबई के बोरीबंदर से लेकर थाने के बीच में कहाँ चली थी, मुंबई के बोरीबंदर से लेकर थाने के बीच में चली थी। यह ट्रेन दोपहर 3:35 पर चली थी मुंबई से और निकली थी और 4:45 पर थाने पहुंची थी। तो काफ़ी फैक्चुअल पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछाते हैं। अगला हम देखते हैं कि 1 अगस्त 1847 को द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर 56 किलोमीटर की रेलवे लाइन का निर्माण किया था। यह मुंबई के खानादेश और बरार को जोड़ती थी। आगे है कि जेम्स जॉन बर्कले इसके मुख्य अभियंता थे, इसको ध्यान रखेंगे। 1853 में इसी ट्रैक पर पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो पहली यात्री ट्रेन कब चली थी, 1853 में चली थी। भारत में रेलवे की कुल लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर दिया गया है 1,15,000 किलोमीटर है, तो ध्यान रखेंगे इसको भी, ठीक है। काफ़ी फैक्चुअल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। अगला है कि दुनिया की पहली ट्रेन 1804 में, अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया की पहली ट्रेन कहाँ चली थी, तो 1804 में इंग्लैंड के रिचर्ड ट्रेविथिक नाम के एक इंजीनियर ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, जो दुनिया का पहला रेल इंजन था। तो दुनिया का पहला जो रेल इंजन बनाया था वो किसने बनाया था, यहाँ पर रिचर्ड ट्रेविथिक ने बनाया था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, जो कि स्टीम लोकोमोटिव इंजन कहा जाता था, ठीक है। अगला है कि भारत का पहला जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा था, मुंबई। तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन था, मुंबई, जो महाराष्ट्र में है। अब इस रेलवे स्टेशन को सबसे पहले बोरीबंदर रेलवे स्टेशन नाम दिया गया था, तो सबसे पहले इसका नाम क्या दिया गया था, बोरीबंदर रेलवे स्टेशन, ठीक है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा कि हावड़ा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो हावड़ा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थित पेनुमारू रेलवे स्टेशन को भी भारत के सबसे छोटे रेलवे स्टेशन, भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो पेनुमारू, ठीक है, रेलवे स्टेशन। यह कहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैक्चुअल पॉइंट में कि भूटान, अभी तक इस देश में कोई भी रेलवे नेटवर्क नहीं, तो दुनिया में कहाँ पर रेलवे नेटवर्क नहीं, तो भूटान में कोई भी रेलवे नेटवर्क नहीं है, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई नेक्स्ट हमारा कि पश्चिम रेलवे की सूरत और भुसावल लाइन पर नवापुर रेलवे स्टेशन है, जो 2 राज्यों पर बटा हुआ है, मतलब ऐसा भी स्टेशन है जो 2 राज्यों में पड़ता है, मतलब थोड़ा आधा इसमें आधा उसमें। तो नवापुर रेलवे स्टेशन का आधा हिस्सा महाराष्ट्र में पड़ता है और आधा हिस्सा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, तो अभी ये भी फैक्चुअल पॉइंट है, ठीक है। अगला है कि भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। अब कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे स्टेशन बन गया है। तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन बन गया है, तो कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन बन गया है। तो इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट थे, इनको देखो, रिवीजन करो बार बार, यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। अगला है रेलवे जोन और मुख्यालय। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर आगे हमारा उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है प्रयागराज में, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में, और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का है गुवाहाटी में, पूर्वी रेलवे का कहाँ है, कलकत्ता में, और दक्षिण रेलवे कहाँ है, कोलकाता में। उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर में है, पश्चिम मध्य रेलवे का आपका कहाँ है, जबलपुर में। इसको 2-3 बार देख लेना, रिवीजन कर लेना, हो जाएगा इसका। दक्षिण रेलवे कहाँ पर है, चेन्नई में है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में है। पूर्व मध्य रेलवे कहाँ पर है, हाजीपुर में। पूर्व तटीय रेलवे कहाँ है, भुवनेश्वर में। पश्चिम रेलवे कहाँ पर है, मुख्यालय में, मुंबई में। आगे बात करते हैं, तो मध्य रेलवे कहाँ पर है, मुंबई में, और कोलकाता रेलवे कलकत्ता में है, और दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। तो ये 18 कितने मंडल हैं, 18 पाए जाते हैं, 18 मंडल है। तो ध्यान रखो, बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो रेलवे कितने मंडल है, 18 मंडल है, 18 मंडल के 18 मंडल दिए गए, 1-2 बार देख लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एडम्स ब्रिज का निर्माण प्रवाल भित्तियों से किया गया है, या दूसरा है कि एडम्स ब्रिज की लंबाई लगभग 52 किलोमीटर है। तो दोनों में से कौन सा राइट आंसर है, क्या एडम्स ब्रिज की लंबाई 52 किलोमीटर है, तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका, देखो एडम्स ब्रिज का निर्माण जो है ना प्रबल भित्तियों से किया गया है, तो पहला तो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वगैरह। और एडम्स ब्रिज की लंबाई क्या 52 किलोमीटर, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो 7 का क्वेश्चन आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्चुअल पॉइंट इससे संबंधित देख लेते हैं कि भारत के दक्षिण पूर्वी में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच चूने की उथली चट्टानों की चेन है, ठीक है। भारत में राम सेतु और दुनिया में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई कितनी है, 30 मील, मतलब 48 किलोमीटर। तो इस पुल की लंबाई कितनी है, 48 किलोमीटर है। एक अध्ययन के अनुसार राम सेतु का निर्माण 18,400 साल पहले हुआ था।
अब कितने दिन में बन के तैयार हुआ था ये राम सेतु? तो पहले दिन में 14 योजन तक पत्थर फेंके गए थे, दूसरे दिन में 20 योजन, तीसरे दिन में 21 योजन और चौथे दिन में 22 योजन और पाँचवें दिन में 23 योजन। तो कुल मिलाकर 100 योजन का काम 5 दिन में पूरा हुआ था। अगर कभी आए कि राम सेतु का निर्माण कितने दिन में पूरा हुआ था, तो 5 दिन में हुआ था। सारा का सारा फैक्चुअल डेटा है, इसको बार बार पढ़ते रहो, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है? जल्दी बताएंगे कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है, बताइए। तो ये आपका लक्षद्वीप में है, मेघालय में, मिजोरम में या नागालैंड में है? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है, ठीक है। जल्दी बताएंगे कहाँ पर है। तो ये यहाँ पर है आपका अनुसूचित जनजाति लक्षद्वीप में पाई जाती है अधिकतर मात्रा में। तो 8 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारे ऑप्शंस, ठीक है। इससे संबंधित फैक्चुअल पॉइंट देख लेते हैं हम कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया? 5वीं अनुसूची में इनके बारे में दिया गया है, आदिवासियों को मान्यता दी गई है। इसलिए संविधान द्वारा प्राप्त जो मान्यता प्राप्त जनजातियों की अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। भारत में लगभग 645 विशिष्ट जनजातियाँ हैं। कितनी हैं? 645 विशिष्ट जनजातियाँ पाई जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में और पौंडीचेरी में, पुदुचेरी में अनुसूचित जनजातियों की कोई भी आबादी नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कोई भी ट्राइबल एरिया इन 4 राज्य, 2 मतलब पंजाब में, हरियाणा में ये राज्य हैं और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में इनमें बिल्कुल भी नहीं है। भारत की लगभग 550 जनजातियाँ हैं। भारत में लगभग 550 जनजातियाँ हैं। 1951 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 5.6 आदिवासी थे। अब कितने हो गए हैं? तो जब 1951 में ये 5.6 थे, अब हो गए हैं 8.6, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अनुसूचित जनजातियों की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 23.7% इनकी 10 की वृद्धि दर है। जनगणना 2011 के अनुसार अगर घटते क्रम में देखें तो अधिकतम अनुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद मिजोरम में पाई जाती है, फिर नागालैंड में पाई जाती है, फिर आपकी मेघालय में, फिर अरुणाचल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है? लक्षद्वीप में और राज्यों में मिजोरम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिजोरम के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मेघालय और फिर अरुणाचल। अब 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का न्यूनतम अनुपात कहाँ पर है? तो सबसे कम है उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका बिहार में है, बिहार के बाद केरल में है और केरल के बाद उत्तराखंड में है। तो पंजाब बाकी तो उनमें है नहीं, कोई आबादी नहीं है। तो ध्यान रखेंगे सबसे कम कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु, बिहार, केरल और उत्तराखंड। सबसे ज़्यादा कहाँ पर? लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम। तो 2011 की जनगणना के भारत में साक्षरता दर जो थी आदिवासियों की, भारत की साक्षरता दर कितनी है? 72.99। लेकिन अनुसूचित जनजातियों की कितनी है? 59%, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे, फैक्चुअल डाटा है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारा बिहार इज द राइट आंसर हो जाएगा। 9 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी देख लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो भारत में अगर बात करें तो बिहार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसको ध्यान रखेंगे, बिहार जो है ना सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 लोग रहते हैं, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में 1106 लोग रहते हैं। वर्तमान 2023 में भारत की जनसंख्या घनत्व अब बढ़ गई है क्योंकि जनगणना हो नहीं पाई, 464 प्रति व्यक्ति हो गई है। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसकी 10 की वृद्धि कितनी है? तो 17.72% है। तो 1-2 बार इसको डेटा को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिवीजन करोगे तो हो जाएगा। प्रयास बताना कैसा है, अगर इस तरीके से पढ़ना चाह रहे हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, प्रैक्टिस वैसे सिंगल लाइन में सोल्व कर लेंगे। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, 11,320 किलोमीटर 320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 11,000। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम में है, ठीक है। और यूरोपीय शहर मोनाको की अगर बात करें सबसे घनी आबादी वाला देश है। तो दुनिया में अगर देखा जाए तो यूरोपीय देश जो है ना वो मोनाको वो घनी आबादी वाला देश है। बाकी आपका सिक्किम में जनसंख्या बहुत कम है। लास्ट हमारा क्वेश्चन बचा है यहाँ पर कि किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो कौन सा राज्य है जहाँ पर महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो कौन सा राज्य है? बिहार है, झारखंड है, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? जल्दी से बताएंगे क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या ये बिहार है, झारखंड है, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर बात करते हैं हम राजस्थान। राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। क्या है? राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। अब इससे संबंधित फैक्चुअल पॉइंट देख लेते हैं हम कि केरल भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरल में। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी? 77.7%। अब साक्षरता दर किसे कहते हैं? मतलब ये भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि साक्षरता दर की मीनिंग क्या होती है। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो भी व्यक्ति है, किसी भी भाषा को पढ़ सकता है, बोल सकता है, उसे साक्षर बोलते हैं, जो 7 वर्ष से ज़्यादा का आदमी है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाले मामले बिहार का सबसे पहला स्थान है, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो बिहार का सबसे कम स्थान है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता सबसे कम है, महिला भी है, पुरुष भी साक्षरता सबसे कम है, जबकि बिहार में यहाँ पर राजस्थान नहीं होगा, यहाँ बिहार होगा,
ठीक है, क्या होगा, बिहार होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 का ए राइट आंसर हो जाएगा कि ये बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार है। अब बात करते हैं पुरुष साक्षरता की। तो राजस्थान में सबसे पुरुष साक्षरता सबसे कम है, जबकि महिला साक्षरता बिहार में सबसे कम है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट और बात कर लेते हैं कि दुनिया में सबसे साक्षर देश कौन सा है, तो फिनलैंड है। तो ध्यान रखिएगा दुनिया में सबसे ज़्यादा साक्षर देश कौन सा है, फिनलैंड है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट के साथ हमने फैक्चुअल क्वेश्चंस भी कर लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के साथ अगर हम स्टैटिक भी पढ़ लेते हैं तो इससे हमारा बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। तो प्रयास कैसा लगा थोड़ा कमेंट करके बताना, मेहनत तो बहुत लगती है इसमें। तो चलिए इसी तरीके से अगर लगातार पढ़ाई करते रहेंगे, हम लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, पढ़ेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो चलिए लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद।